कहते हैं इंसान की ताकत का अंदाजा तब लगता है जब उस पे खुद से बीतती है। इसी बात में कहानी सुनाती हूँ। किसी रामपुर गांव में एक माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही स्वभाव का शांत था। वो व्यक्ति किसी से न झगड़ा, न झंझट, न किसी तरीके से मारपीट, किसी तरीके से कोई व्यवहार वो नहीं करता था। वो अपने आप में खुश रहता था और अपने आप से रहता था, मतलब शांति रहता था। कुछ समय दुखद अवस्था के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। छोड़ के चली गई मतलब इस दुनिया से चली गई थी। उसने उसके पास 3 साल का एक शामू नाम का व्यक्ति मतलब बालक, इसका नाम शामू बोलते बोलते लोग उसे रामू भी कहते लगते थे। कोई रामू कोई शामू। उसकी पत्नी ने शामू बहुत नाम अच्छा से रखा था, लेकिन लोग बदल देने के कारण उसे नाम रामू रख दिया गया। और उसके पास सिर्फ वही जीने का सहारा था और वो सुबह शाम लकड़ी काटता और जंगल में जो लकड़ी जो बचता उसे राजकोष में जाकर लकड़ी को बेच आता, क्योंकि राजकोष में व्यक्तियों के खाना बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है और वो राजकोष में से खाना ला के ये करके लकड़ी को रोज का उसका काम था। और वो अपने बच्चे के लिए जो रूखी सूखी मिलता वो रूखी सूखी से अपने बच्चे के जीवन का भरण पोषण करता था। ऐसे उसके दिन बीत ही रहे थे। रामू जो था उसका जो बेटा शामू जो है रामू भी कह सकते हैं। रामू जो था वो देखते देखते वो 4 साल का हो गया। 1 साल अपने आप में बीत गए। लेकिन कहते हैं ना कि जब काल जब घेरने लगता है तो कब कहाँ से घेरेगा वो आपको पता नहीं चलता है। इसलिए एक दिन की बात है, जब माधव लकड़ी काटने के लिए जा रहा था तो उसे जंगल में देखा कि एक पत्थर से उसके पैर टकरा गया और उसके पैर से खून निकलने लगा और उसे बहुत जोर की दर्द से कहराने लगा। वो कहरने के बाद उसने सोचा कि अगर ये चोट मुझे लग सकती है तो वो किसी और को भी लग सकती है, तो ऐसा क्यों ना करे, उस लकड़ी पत्थर को वहां से हटा देते हैं। जैसे ही वो पत्थर को उठाता है उसके नीचे देखता है कि एक भयंकर काला नाग उसकी तरफ देख रहा है। उसने देखा कि इस नाग को मैं सोचूं कि इसे मार दूं। जब तक वो अपनी कुल्हाड़ी लाने जाता है तब तक माधव को साफ काट लेता है और वो जीने के लिए छटपटाते रहता है, लेकिन उसको कोई ना तो देखने के लिए आता है ना ही कोई उसे पानी देने के लिए तैयार होता है। उतने में वो तो जैसे ही माधव हटाता है उसके साफ काट लेता है और वो जीवन जीने के लिए तड़पता है, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए कोई वहाँ पे आता नहीं है और वो तड़प तड़प के मर जाता है। जब मर जाता है तो उसका छोटा सा बेटा बचा रामू का कौन रक्षा करेगा, यही सोचते हुए वो अपनी जान को हाथ धो बैठता है और वो खत्म होता है। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। कहानी इसलिए यहाँ पे शुरू होती है कि लोग देखना चाहते हैं कि हाँ, हमारे मृत्यु के बाद हमारे जीवन का रक्षा कौन करता है और हमारी देखभाल कौन करता है। जब राजा को यह बात पता चला कि माधव मर गया है और उसे सांप ने काट लिया है तो उसके छोटे से बच्चे को कौन देखभाल करेगा, इसलिए उसने एक लकड़हारे को बुलवाया और लकड़हारे को बुलवा कर उसे कहा कि आज के बाद से इस बच्चे का ख्याल तुम रखोगे। उस बच्चे का ख्याल इसलिए तुम रखोगे क्योंकि जितने भी इसके खर्चे, पढ़ाई लिखाई के जो भी खर्चे होंगे, जो भी होगा, इसका खर्चा राजकोष से दिया जाएगा, क्योंकि वो माधव जो था वो राजा के लिए काम करता था, वो महल के लिए काम करता था। इस बोल के तुम्हें उसके किए करने से तुम्हें इसके बच्चे का कोई भी भरण पोषण करने की जरूरत नहीं रहेगी। बस तुम इस बच्चे को खाली रखो, खर्च राजकोष से दिया जाएगा। राजा दयालु था, उसने दे दिया, लेकिन लकड़हारे के मन में तो अंदर से उत्साह हो रही थी, अंदर से उसे खुशी का महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके घर में कोई भी बालक नहीं थी। उसकी पत्नी ने एक भी संतान को जन्म नहीं दिया था और वो लकड़हारा खुश इसलिए था कि अब उनके ही आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी और बच्चे हंसेंगे, बोलेंगे, इसलिए वो लकड़हारा खुश था। उसके बाद उस बच्चे को ले जाके अपने घर में पालने पोसने लगा।
पालते पोसते वो अपने माँ पिता की तरह वो भी लकड़ी के कुम्हार की तरह वो अथी करता था, वो कुम्हारी जैसा करता था। छोटे मोटे बर्तन वो भी बनाने के लिए सीख गया था। उसे मट्टी में बहुत मजे आते थे। जब माँ उसे तैयार कर देती थी तो वो फिर घूम फिर के अपने पिताजी के पास ही चला जाता था और मट्टी में जाकर वो गंदे हो जाता था। वो माँ से अपने कहते था कि माँ, मैं अपने पिताजी के तरह बनना चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी के तरह छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन बनाना चाहता हूँ, खिलौने बनाना चाहता हूँ। इसे मैं बाजार में बेचूंगा और तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद के लाऊंगा माँ, जो मुझे भी बर्तन बनाने दो। जब बर्तन बनाने के लिए माँ सुनती तो उसे और भी अंदर से उत्साह होता है कि उसके घर में भी एक बच्चा है और बच्चे ने इतने प्यार से उसे समझने की कोशिश की है। उसके बाद ये होते होते ये समय करीब 10 साल की उम्र होती है और बीत जाती है। बीत जाने के बाद उसी लकड़हारा के मतलब कुम्हार के बगल में एक मजदूर रहता था। मजदूर की बेटी थी, उसका नाम मंजू था। मंजू जो थी वो भी रामू के एज के ही था। दोनों एक दूसरे से खेल कूद में बहुत अच्छी तरीके से निपुण थे। निपुण रहने के बाद भी वो खेलते कूदते रहते थे। एक बार वैसे की बात हुआ कि दोनों 10 साल के, लगभग 10 साल से 12 साल का हो चुके थे। लेकिन मंजू के बाद इसके शादी ब्याह बच्चे इस सब के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन शामू जो था वो बहुत बड़ा था और ये सब विवाह के बारे में वो समझता था। मंजू को वो धीरे धीरे मन ही मन में वो पसंद करता था, लेकिन ये बात उसे कह नहीं सकता था। एक दिन की बात है, मंजू पानी भरने गई कुएं पर से, और कुएं पर में जब वो पानी भर रही थी तो उसकी बाल्टी के साथ रस्सी कुएं में गिर गई। जब वो कुएं में गिर गई तो मंजू वहां पे रोने लगी। रोते रोते उसने देखा कि वहां पर से रामू जा रहा है। उसने पूछा कि अरे मंजू क्या हुआ? अरे बोले, मेरी बाल्टी यहाँ पर गिर गई है और मैं अगर नहीं लेके जाऊंगा तो मेरी माँ मारेगी। बोले हाँ ठीक, बात तो माँ मारेगी, माँ तो तुम्हें खाना ही चाहिए माँ से। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे और भी काम है, मुझे निकाल दो, तो तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, शामू ने कहा कि ठीक है, अगर तुम कुछ करने के लिए तैयार हो तो पहले मुझसे शादी कर लो। उसे पता नहीं था मंजू को कि शादी और ब्याह क्या होता है। वो सिर्फ एक गुड्डे गुड़िया की खेल समझती थी, उसे शादी के मतलब में कुछ पता ही नहीं था। और उसने कहा ठीक है चलो, कैसे करना है। तो उसने अपनी चुंदरी उसे दे दी और वो पेड़ के 7 चक्कर लगा लिए। उसे पता नहीं था कि इसी के तरीके से 7 जन्म निभाए जाते, इसी से शादी ब्याह किए जाते हैं। लेकिन उसकी समझदारी काम ना आई और उसने शादी कर ली। लेकिन रामू जो था वो बड़ा था, उसे समझ में सब कुछ था, वो समझता था। ऐसे करते करते कुछ समय और बीत गए और जब मंजू जब बड़ी हो गई, उसके जब शादी के समय आए, वो बहुत खूबसूरत हुई और वो सब समझदार में सब चीज में निपुण हो गई थी। वो समझी। उसने उसी समय उस पानी भरने जब मंजू जा रही थी तो वहां से एक राजकुमार वहां से गुजर रहा था। और जैसे वो गुजर रहा था तो उसने देखा मंजू को, उसी पे उस समय वो मोहित हो गया और उसने कहा कि जब मैं विवाह करूंगा तो इसी लड़की के साथ विवाह करूंगा। उसके बाद अपने घर में राजकुमार जाके अन्न जल त्याग दिया और उसे लेट गया। तो जब राजा द्वारा इसे पता चला कि मेरा बेटा जब गुस्से में है तो उसने गया और उसने पूछा कि बताओ पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा अन्य कार्य हो तो बताओ, मैं करूंगा। उसने कहा नहीं पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कष्ट नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं विवाह उस व्यक्ति से करनी चाहती हूँ जो बाल्टी में पानी भर रही है। बोला इस तरह का कन्या का पता तो तुम लगाओ बेटा, अगर हो सके संभव तो मैं उसके साथ विवाह जरूर करा दूंगा। उसके बाद मंत्री ने उस कुम्हार का घर में गई और उससे सारा चीज बता दिया। कुम्हार तैयार हो गया था, मंजू भी तैयार हो गई थी। मंजू जैसे ही नए नए पोशाक पहन के जब उसे लोग देखने आए, उसने तैयार हुआ और उसे जब लोग देखने आए तो मंजू पास में आके बैठी। उसने सभी चीज को पसंद कर लिया। लेकिन कहा जाता है ना कि शादी से पहले लड़की के हाथ या कुंडली देखा जाता, उसी तरह पंडित जी मंजू के हाथ जैसे ही देख रहे थे वैसे ही वहां से रामू दौड़ता दौड़ता आया और वहां पे आके
खड़ा हो गया। लोगों की नज़र में ये नज़र आया कि एक व्यक्ति आया और वहाँ पे खड़ा हो गया, और खड़ा हो जाने के बाद उसने कहा कि नहीं, मंजू की शादी नहीं हो सकती है। उसने कहा क्यों नहीं हो सकती है? तो उस लड़के ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मंजू की शादी पहले मुझसे हो गई है। मंजू हक्का बक्का रह गई। मंजू को इस बारे में पता न था और उस बात को वो भूल भी गई थी। मंजू को उससे कहा कि हाँ मंजू, क्या ऐसा बात है? उसके पिताजी ने कहा कि सच सच बताओ, क्या तुमने रामू से शादी कर लिया है? उसने कहा नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर रामू ने मंजू को सभी बात धीरे धीरे बताई और उसे सभी बात याद आने लगी। जैसे ही वो याद आने लगे उसने हामी भर दिया और राजकुमार का विवाह उसके साथ ना होके उसके पिताजी ने उसे वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा कि अब जाओ, तुम जहाँ से तुम गई थी, जिसे तुम शादी की हो, तुमको वहीं पे रहना होगा। तुम उसी से विवाह अपना करो और उसी के साथ रहो, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो उसे धक्के मार के निकाल दिया गया। रामू और मंजू बहुत दूर चलते चलते जब शाम हो गई तो उसने सोचा कि अब भूख भी लगी और कुछ खाने का भी नहीं है। उसी समय एक सराय मिली। सराय में एक लालची औरत रहती थी। उसने कहा, उसके घर में जब वो गया तो उसने कहा कि मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा हाँ ठीक है, रहिए, लेकिन इसके पैसे लगेंगे। उसने कहा ठीक है, मैं काम करके चुका दूंगा। उसने काम करके चुकाना शुरू किया, लेकिन जितना का काम नहीं करता उससे ज्यादा उसकी कीमत हो जाती थी। फिर भी वो बहुत दिक्कत में रहते थे। दिक्कत में रहने के बावजूद भी फिर भी उसके पास और कोई साधन ना था, जिसके कारण वो वहीं पे रहता था। रहने के साथ साथ वो एक दिन की बात हुई कि जब उसने कहा कि तुम पहले जाकर बोले, अभी तो मुझे सिर्फ मिट्टी आता है, मिट्टी का खिलौना बनाने आता है और मैं सिर्फ एक कुम्हार का लड़का हूँ। बोला अगर तुम्हें ऐसा करने आता है तो फिलहाल तो तुम लकड़ी काटो और लकड़ी काट के मुझे चंदन की लकड़ी लाकर दो, और चंदन की लकड़ी से तुम खुशबू और खूबसूरत खूबसूरत खिलौने और सामान बनाकर दो। बोला नहीं, मैं कैसे बनाऊंगा? लेकिन उसे लकड़ी का हुनर भी आता था, क्योंकि उसके पिताजी, जो असली पिताजी थे, वो एक लकड़हारा ही था। उसने कहा ठीक है, मुझे लकड़ी का भी हुनर आता है और मैं तुम्हें चंदन की लकड़ी भी लाकर दूंगा। उसके बाद वो जब चंदन की लकड़ी जब लाने गया तो यहाँ क्या किया, उस लालची औरत ने इसे मंजू पे किसी दूसरे आदमी के हाथों बेच दिया गया। और वो उसने क्या किया कि वो राजमहल में जाकर उसे रानी की दासी बनाकर छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो रानी की दासी बनने के बाद वो बहुत रोती थी और काम, जो भी काम रहता था वो मन से करती थी। इधर जब रामू जो गया था लकड़ी काटने के लिए, तो वहां से जब वो बीमार हो गया, तो बीमार हो जाने के कारण और उसके बाद उसकी तबीयत बहुत नाजुक रह गई थी, क्योंकि उस पे जंगली जानवरों ने हमला कर दिया था। उसे एक साधु ने उसे बचाने की कोशिश की और वो बीमार रह गया, इधर आई नहीं, इसलिए इसे बेच दिया गया। जब बेच दिया गया तो राजमहल में जब जाती, रानी मंजू सारा काम करती लेकिन रोती भी रहती, लेकिन उसे इस रोने का पता न चलता कि हाँ वो क्यों रो रही थी। लेकिन फिर भी उसका कोई कारण नहीं निकल पाने के कारण राजकुमारी भी बहुत चिंतित रहती थी और यह उसका कोई उपाय नहीं था। वो क्या कर भी क्या सकती थी? उसने बहुत बार बताया लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी चलो जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था। उसी समय रामू का तबीयत जब ठीक हुआ तो उसने अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए यहाँ आया सराय में। जब सराय में जब मिली तो बोले मौसी, तुम मेरी पत्नी कहाँ गई? बोले मुझे क्या पता तुम्हारी पत्नी कहाँ गई, तुम्हारे जाने के बाद ही तो चली गई और मुझे घर का भाड़ा भी नहीं दे के गई है। तो तुम ऐसा करो कि मुझे घर का भाड़ा दो। बोले मौसी, मैं बहुत सारे चंदन लेके आया हूँ और तुम ऐसा करो कि लकड़ी को रख लो, मैं जब मंजू को खोज के आऊँगा तो तुम्हारे घर में मैं इसे छोटे छोटे बर्तन और खिलौने बना दूंगा। लेकिन उसने कहा नहीं, पहले इसे बना कर जाओ, उसके बाद तुम अपनी पत्नी को ढूंढना, मेरे किराए के पैसे कौन देगा? बेचारा कर भी कुछ नहीं सकता था, रोता था, बिलखता था और उसके घर में उसका काम करता था। लेकिन ये क्या करती थी, जल्दी सजा के रानी के यहाँ
रानी के पास जाके वो बेच देता था। जब बेच देने के कारण धीरे धीरे चंदन की महक पूरे राजमहल में फैलने लगी, और फैलने के कारण उसे पता चला कि एक दिन राजकुमारी ने मंजू को एक पंखे भेंट में दिए। पंखे भेंट में देने के बाद वो महक और वो कारीगरी देखकर वो समझ गया कि ये कारीगरी ने हमारे रामू ने ही किया है, क्योंकि उसमें कारीगरी में धीमी धीमी अवस्था में उसका नाम लिखा हुआ था, मंजू मंजू लिखा हुआ था। मतलब मानो आकृति कुछ चीज और की है, लेकिन उस पे नाम मंजू का ही था। वो सुन देखी और फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही दासी ने देखा कि वो रो रही है तो उन्हें राजकुमारी के पास गया और राजकुमारी ने पूछा। जब राजकुमारी ने पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब वहीं पे इस्तीफाक राजकुमार वहां पर आ गया। जब राजकुमार आ गए तो उसने उस मंजू को देखा और मंजू से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि मैं इससे मेरा विवाह होने वाला था, लेकिन इसका विवाह किसी और से हो चुका था, इस बोल के इससे नहीं हुआ। बात संभालते हुए राजकुमार ने पूछा, लेकिन तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारा पति कहाँ है? मंजू ने रोते रोते सारी अवस्था उसने सुना दी। तो उसने कहा कि ठीक है, जो पंखा लगता है बेचने आती है वही रामू के यहाँ होगी। जब कल पंखा बेचने आएगी तो तुम उसे देखकर पहचानना, तब भी पता चलेगा कि हाँ तुम्हारा पति कहाँ है। उसने कहा ठीक है। जब मैं जा रहा हूँ, जैसे ही कल आई पंखा बेचने के लिए तो मंजू को छुपा दिएगा। और चुपके से मंजू ने उस औरत को देखा। उसने कहा हाँ यही मौसी है, इन्हीं के घर में मैंने भाड़ा लिया था, मतलब किराया लिया था रहने के लिए, और इसके बाद ये हमें देखने के लिए दिए थे और हमारे पति को चंदन की लकड़ी बेचने के लिए यही बोले थे। जैसे ही आए राजकुमार ने गुस्से में अवस्था में उसे पूछा कि बताओ कहाँ है इसका पति। तब तो पहले वो बहाने बनाने लगी और उसके बाद अगर कहा कि नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा गर्दन सर से अलग कर दूंगा। उसके बाद जब गर्दन की बातें सुनी तो उसने कहा ठीक है मैं सारी बातें बताता हूँ। जब सारी बातें बताना शुरू किया तो उसने सारी बातें जब बतानी शुरू कर दी तो फिर कहा कि ठीक है जो जाओ रामू को बुला के लाओ। कहाँ है? उसने बुलाया और उसके बाद इसके पति से इसे मिलवा दिया गया। दोनों एक दूसरे को देखकर फुट फुट के रोने लगे। जब फुट फुट के रोने लगे तो मानो पूरा राजमहल शांत हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ फिर रहने लगे। लेकिन इसमें उस बेचारी का क्या दोष था जो राजकुमारी के यहाँ रहती थी। उसने तो सिर्फ सराय के लिए भाड़ा लिया था, लेकिन वो लालची औरत इतनी थी कि उन दोनों को अलग कर दी। उसी समय वहाँ पर जब दोनों जा रहे थे तो उसे खुशी खुशी रहने के लिए राजकुमार ने घर दे दिया था। मानो वो गरीब भी नहीं लेकिन वो अमीर भी नहीं था, एक नॉर्मल जिंदगी जिसे जीना कहते हैं वो अपना जीता था। उसी समय एक लकड़ी काट के जब वो जा रहा था तो उसने देखा कि एक इंसान जो है गिरा पड़ा हुआ है। जब उसने अंदर झांक के देखा उसने देखा कि अरे इसे मंजू का पिताजी है। उसने बोला कि अरे पिताजी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं क्या बताऊं बेटी, जब तुम चली गई तो तुम्हारे जाने की अवस्था में मैं तुम्हारे जाने का वियोग मैं बर्दाश्त न कर सका और मेरी हालत खराब हो गई और माँ भी इसी अवस्था में चली गई है, अब मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा पिताजी आप मेरे पिताजी हैं, क्यों मुझसे माफ़ी मांगते हैं? तो चलिए हम लोग अपने घर में रहते हैं। उसने कहा कि अपना घर? बोला हाँ बेटी, हाँ पिताजी मेरे घर में अपना घर है। मुझे राजकुमार ने, वही राजकुमार जिससे मेरी शादी हो रही थी, वही राजकुमार ने मुझे अपना घर दिया है और मैं अपने पति के साथ यानी राजू के साथ मैं हंसी खुशी रहती हूँ। अब मेरा कोई दिक्कत नहीं होता है और मैं आराम से रहती हूँ। यही कहते हुए अपने पिता को मंजू लेके गए और वो खुशहाल से फिर रहने लगे। इसीलिए कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन कहा जाता है ना बुरे का चीज हमेशा बुरा ही होता है, कभी भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए बुराई मत कीजिए। जैसे मौसी ने बुराई की है और बुराई करने के बाद उसे बाद में पता चला कि हाँ उसकी कीमत क्या थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो
मैं बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो इस वीडियो तक के बने रहिए, और अगर आपको इस वीडियो को देखना है और भी वीडियो, तो बहुत सारे इस वीडियो में प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।